नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले दुर्जन को तब आंगन में आग लगाए। तुर्की ने यही काम किया है। नाटो संगठन में रहते हुए उसने भरपूर फायदा उठाया नाटो का, और अब फ्रांस के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद तिलमिलाकर फ्रांस ने बड़े बड़े एक्शन लेने कर दिए हैं शुरू। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली खुद भारतीय मीडिया पर बहुत गुस्से में है। क्या कारण है आखिर? वहीं अमेरिका को तेल लगाने की कोशिश कर रहा था चीन, लेकिन भारी पड़ा उस पर। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्धाभ्यास के लिए बुलाया तो चिढ़कर चीन ने क्या कह दिया, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल अब भारतीय मीडिया में होने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और होउ यान्की के बारे में कवरेज को रोकना चाहता है, और इसके लिए वह दबाव भी बना रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर चीनी राजदूत इतना ज्यादा सक्रिय क्यों है नेपाल की राजनीति में। आइए जानते हैं कि नेपाल क्या कदम उठा रहा है भारत के उन प्रेस के खिलाफ जो इस बारे में छाप रहे हैं या बोल रहे हैं। भारतीय अखबारों से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और वहां के संस्थान चिढ़ गए हैं, और वजह यह है कि भारतीय अखबारों में होउ यान्की और प्रधानमंत्री ओली के बारे में ऐसी बातें लिखी जा रही है या बताई जा रही है जो प्रधानमंत्री ओली और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रही है। अब नेपाल सरकार ने कहा है कि अगर भारतीय मीडिया इस तरह के प्रसारण करती रही और इसने रोक नहीं लगाई तो भारतीय मीडिया पर एक्शन ले लेगा नेपाल। भारतीय मीडिया को लेकर नेपाल में सत्ताधारी पार्टी में बहुत ज्यादा गुस्सा है। भारत के एक हिंदी न्यूज चैनल पर नेपाल में चीन की राजदूत होउ यान्की और पीएम केपी शर्मा ओली को लेकर एक स्टोरी चलाई गई। नेपाल की सरकार का कहना है कि एक विदेशी राजनयिक और प्रधानमंत्री ओली के बारे में जो दावे किए गए उसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। गुरुवार को इससे खफा होकर नेपाल सरकार के प्रवक्ता युवराज खाटीवाड़ा ने घोषणा की कि कुछ भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप पीएम ओली पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम भारतीय मीडिया में पीएम ओली को लेकर जिस तरह की स्टोरी दिखाई गई उसे लेकर सरकार कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह उन भारतीय मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करे जो नेपाल की छवि, राष्ट्रीय संप्रभुता और नेपालियों की मर्यादा को चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। हमने ऐसे प्रसारण को रोकने के लिए कहा है। नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि भारतीय न्यूज चैनल ने नेपाल के पीएम और चीन के राजदूत होउ यान्की के संबंधों के लेकर कई दावा किया है जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। इस रिपोर्ट में बिना कोई सच्चाई के 15 मिनट का प्रसारण किया गया है। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी, पीएम ओली के सलाहकार और फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट ने भी चिंता जाहिर करी है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि नई दिल्ली में नेपाली दूतावास ने भारत के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह के बेबुनियाद कवरेज को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय से इसके लिए संपर्क भी किया है। चीन करनी भले कितना भी खराब करे लेकिन बोलता बहुत अच्छे से है, और यही बात है एक तरफ जहां वह ऐसी नीतियां इस्तेमाल कर रहा है जिससे वह सुपर पावर बन सके, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सामने यह कह रहा है कि वह अमेरिका कभी नहीं बन सकता है और न ही उसकी अमेरिका बनने की चाह है। चीन की तरफ से जब इस तरह के बयान जारी किए गए तो शायद चीन ने सोचा था कि अमेरिका कुछ नरमी बरतेगा, लेकिन इसके उलट अमेरिका ने उसके इस बयान पर जवाब यह दिया है कि अमेरिका अभी चीन के ऊपर और भी कुछ लाने वाला है, यानी और भी बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। चीन उसका इंतजार करे, अब मीठी बातों में फंसने वाला नहीं है अमेरिका। अभी पाबंदी का खेल खेला जा रहा है चीन और अमेरिका के बीच, जहां चीन के कुछ अधिकारियों पर अमेरिका ने वीजा पाबंदी लगा दी है तो बदले में चीन ने भी कुछ अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना यूएस थिंक टैंक मीडिया फोरम में चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना दुश्मन समझने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका चीन के विकास को हर कीमत पर रोकने की कोशिश कर रहा है और इसके कारण अमेरिकी चीनी संबंधों में रुकावट आ रही है।
वांग यी ने चीन का पक्ष रखते हुए कहा था कि उसका कोई मकसद अमेरिका को चुनौती देना या उसकी जगह लेना नहीं है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री के इस बयान के बीच अमेरिका ने कहा कि वो चीन पर और कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसमें आग में घी डालने का काम करा है हिंद महासागर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास ने। इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्योता दिए जाने से चीन छटपटा रहा है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने मालाबार युद्धाभ्यास में इस साल ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना बनाई है, जिसके पीछे रणनीतिक कारण है। अभी तक इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना हिस्सा लेती रही है। इस साल ऐसा पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी इस युद्धाभ्यास में भाग लेगी। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य डील के रूप में हुई थी और जापान इसमें 2015 में शामिल हो गया था। लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से चिढ़ गया है चीन। चीन के साथ हालिया सीमा विवाद के बीच भारत दो कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर रहा है। पहला, चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना है, जबकि दूसरा, चीन के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना है। भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है, ऐसा चीन का कहना है। यानी कि चीन भारत पर ही विस्तारवादी होने का आरोप लगा रहा है। चीनी मुखपत्र ने यह भी दावा किया है कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का साथ पाना चाहता है। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को बुलाना उसके समर्थन पाने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की मदद से भारत मलक्का जलडमरू मध्य में अधिक निगरानी बढ़ाना चाहता है। इससे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, इस रूट को लेकर इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित है चीन, क्योंकि भारत चीन के पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर नजर रख सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि भारत यदि ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक निमंत्रण भेजता है तो वह इसे जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्लान भी पेश किया है, जिससे प्रशांत महासागर में उनकी सैन्य ताकत बढ़ेगी। वैसे आपको बता दें, मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद पहली बार अनौपचारिक रूप से बने स्क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर एक साथ देखा जा सकता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका शामिल है। तुर्की ने खुद के लिए चुन लिया है एक बर्बादी का रास्ता। आर्थिक रूप से परेशान तुर्की अब रणनीतिक और रक्षा मामले में भी होगा बर्बाद। आपको बता दें, वैसे तुर्की नाटो समूह का एक सदस्य है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। लेकिन नाटो में सदस्य बनते हुए उसने नाटो के संगठन का बहुत फायदा उठाया, चाहे वह रणनीतिक रूप से हो या आर्थिक क्षेत्र के रूप पर हो या फिर रक्षात्मक सौदों के लिए हो, और ऐसे करके वह बढ़ता चला गया। लेकिन अब जब से एर्डोगन बने हुए हैं तुर्की के महामहिम, तब से तुर्की में अपनी महत्वाकांक्षा को थोपने लगे हैं, और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि वह अब नाटो संगठन के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि नाटो देश के अन्य नेता उनके सामने बराबरी नहीं करते हैं। तुर्की की महत्वाकांक्षा तुर्की के ऊपर हावी भी होती दिख रही है। तुर्की वैसे भी भारत के लिए भी जहां तहां उल्टी बयानबाजी करता आया है और चीन के साथ उसकी दोस्ती सबको दिखती है। ऐसे में तुर्की का मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब तुर्की ने जो किया है उसके बाद फ्रांस को लेना पड़ा है बड़ा फैसला। भूमध्य सागर में फ्रांस के साथ तुर्की ने अच्छा नहीं किया है। बात दरअसल यह है, भूमध्य सागर में तंजानिया से होते हुए लीबिया में अवैध हथियारों का व्यापार चलता है। इसी बीच फ्रांस की नेवी ने तंजानिया का झंडा लगा हुआ एक कार्गो को पकड़ा और जिसमें अवैध हथियारों के होने की उसे सूचना मिली थी। लेकिन इसी बीच तुर्की के युद्धपोत वहां आ गए और उन्होंने फ्रांस के युद्धपोतों पर अपने हथियार तान दिए। फ्रांस और तुर्की को आपस में भिड़ा हुआ देखकर तंजानिया का वह जहाज निकल गया। यानी कि तंजानिया के उस जहाज को भगाने में बड़ी भूमिका निभाई तुर्की के इन युद्धपोतों ने। उसके बाद फ्रांस ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि लीबिया में अवैध हथियारों के सप्लाई में तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो इस घटना को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन फ्रांस ने नाटो संगठन में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया
और साथ ही साथ तुर्की के ऊपर बैन भी लगा दिए। किसी भी तरह के सहयोग और भागीदारी से निलंबित कर दिया तुर्की को। इसके अलावा फ्रांस और भी बड़ी तैयारी कर रहा है कि तुर्की को नाटो संगठन से ही बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे तुर्की नाटो संगठन के लिए ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जो तुर्की पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बेहाल है, सामरिक और रक्षा और व्यापार के दृष्टिकोण से और भी बर्बाद हो जाएगा अगर यह बैन लग जाता है तो।